डियर स्टूडेंट, इन लेक्चर 4 में कुछ पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि फ्रिंगिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेम एयर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एयर में जो एमएमएफ होता है वो ज़्यादा होता है आयरन के एमएमएफ से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बीएच को डिफाइन करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया फ्रिंगिंग क्या है, ओके। तो समझिए इसको फ्रिंगिंग के बारे में। मान लो ये आपका क्या है, आयरन का कोर है, ठीक है। ये आयरन का कोर है, इसको और इसमें एक एयर गैप मैंने बना दिया, क्लियर। अब इस पे हमने एक क्या किया, कॉइल लगाया जिसका नंबर ऑफ टर्न n है। जैसे इससे करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो इस आयरन कोर में क्या होगा, फ्लक्स पास करेगा, ओके। और यही फ्लक्स क्या हो गया, एयर से होते हुए पास करके यहाँ पे पाथ कंप्लीट करेगा। एक चीज़ और मैंने बताया था, कुछ फ्लक्स होते हैं जिसको हम लीकेज फ्लक्स होते हैं। ये जो पार्ट हो गया आपका लीकेज फ्लक्स का पार्ट हो गया, है ना। ये जो फ्लक्स है ना, ये हो गया लीकेज फ्लक्स, ओके। तो ये जो फ्लक्स आ रहा है ना, और ये जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ओके। तो अब ये जानते हो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिपेल करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह जो है मैग्नेटिक लाइन क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा गैप होगा, फ्लक्स क्या हो गया, और ज़्यादा एरिया लेगा, मतलब और वो बाहर भागेगा, क्लियर ना। तो इसी फेनोमेना को जो हम क्या बोलते हैं, फ्रिंगिंग। मतलब क्या हो गया कि ये जो मैग्नेटिक लाइन है वो क्या, ब्लग आउट का मतलब बाहर भागना, है ना। तो फेनोमेना ऑफ ब्लगिंग आउट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स व्हेन पासिंग थ्रू एयर इज नोन एज फ्रिंगिंग। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो ब्लग आउट हो, बाहर की ओर भागे, जब वो एयर गैप से पास करे या कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, हम फ्रिंगिंग। तो फ्रिंगिंग क्या हो गया, फ्रिंगिंग है ना, फेनोमेना ऑफ ब्लगिंग आउट माने बाहर निकलना, फेनोमेना ब्लगिंग आउट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स when passing through non-magnetic material, है ना, सच एज एयर, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया एयर, ओके। तो क्या होगा कि एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, घटेगा। जैसे कि B इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो एरिया है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, एरिया क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो फ्रिंगिंग के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी घट जाता है। तो हमारा एम रहेगा कि जितना कम एयर गैप हो उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। इसलिए आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, तो एयर गैप को काफ़ी कम रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर ना। अगर आप एयर का गैप ज़्यादा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, या मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर भागने की कोशिश करेगा, है ना। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, फ्रिंगिंग, ओके। तो आपने क्या सीखा, ब्लगिंग आउट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स व्हेन पासिंग थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज एयर। तो पहला क्वेश्चन समझ में, पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, फ्रिंगिंग क्या होता है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि 80 ऑफ एयर इज ग्रेटर देन 80 ऑफ आयरन। मतलब फॉर सेम मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर। अब मान लो आप
ये आपका आयरन का कोर है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एयर लगा दिया जिसका लेंथ क्या है हमारा एल जी क्या है लेंथ ऑफ एयर गैप, और ए जी क्या है एरिया ऑफ एयर गैप। और ये जो आयरन है ना, जिसका लेंथ क्या है एल है, एल क्या हो गया लेंथ ऑफ आयरन कोर, ओके। और ये जो लेंथ है क्या है एल जी, ओके। तो दो एक हो गया, और इसका एरिया क्या है ए आई, क्लियर। तो इस केस में एरिया ऑफ एयर गैप और एरिया ऑफ आयरन कोर क्या है, दोनों सेम है। मतलब एरिया ऑफ एयर गैप इज इक्वल टू एरिया ऑफ आयरन कोर, क्लियर। जैसे ही आपने क्या किया, इस पर एक कॉइल लगाओगे और इसमें जैसे करंट फ्लो होगा और ये आपका एन नंबर ऑफ टर्न, तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ओके। तो हम चाहते हैं कि जो आयरन कोर में जो फ्लक्स पास कर रहा है वही एयर गैप से फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है। अब जरा बताओ आप कि आप जानते हो क्या रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है एस जी, मतलब रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। ये क्या हो गया रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला एल जी बाय ए जी इंटू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। और हम जानते हैं कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर का वैल्यू क्या होता है 1, है ना। तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 1 फॉर एयर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा ये एल जी बाय ए जी इंटू म्यू जीरो म्यू, ओके। और म्यू क्या है कांस्टेंट है। तो ये आ गया रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। नाउ एस आई क्या हो गया रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर, रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर, क्लियर। तो रिलक्टेंस क्या हो गया लेंथ ऑफ आयरन कोर बाय एरिया ऑफ आयरन कोर इंटू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, है ना। मतलब म्यू आर है क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, ओके। अब बताओ ये दोनों केस में जो है कि ए म्यू ए जी और ए आई दोनों तो सेम है, मतलब क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ओके। और तो इसका मतलब क्या होगा रिलक्टेंस इस पर डिपेंड करेगा म्यू जीरो और म्यू जीरो म्यू आर पे। तो आप क्या देख रहे हो कि जो म्यू जीरो म्यू आर आई दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बड़ा होगा किससे म्यू जीरो से, क्लियर। तो ये जो म्यू जीरो म्यू आर आई किसमें है एस आई। तो अगर ये ज्यादा है ना, आप क्या देख रहे हो कि एस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू जीरो म्यू आर आई, और एस जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू जीरो। तो ये प्रोडक्ट म्यू जीरो और म्यू आर ज्यादा है, इसका मतलब एस आई क्या हो गया कम होगा, रिलक्टेंस ऑफ आयरन क्या होगा कम होगा इन कंपेरिजन टू रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप का। इसका मतलब क्या हो गया कि एस आई जो है छोटा होगा किससे एस जी से, है ना। मतलब आयरन का जो रिलक्टेंस होगा वो एयर गैप के रिलक्टेंस से कम होगा। नाउ एटी क्या होता है एटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू एस आई, क्लियर। और एटी ऑफ एयर गैप क्या हो गया 5 इंटू एस जी। हम जानते हैं क्या है कि जो फ्लक्स क्या एयर गैप फ्लक्स क्या है कांस्टेंट है। फॉर कांस्टेंट फ्लक्स के लिए क्या होगा एटी क्या हो गया एम्पियर टर्न जो होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रिलक्टेंस का। तो हम जानते क्या है कि जो एस जी है मतलब एयर गैप का रिलक्टेंस क्या है बड़ा है किससे आयरन कोर के रिलक्टेंस से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 80 ऑफ जी जो है ग्रेटर देन 80 ऑफ आयरन, ओके। ये आपका प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेम फ्लक्स के लिए है ना आयरन का जो एमएमएफ होगा वो कम होगा छोटा होगा किससे एयर गैप के एमएमएफ से, है ना। तो आपने पहले ही बताया था
कि अगर एयर में आप फ्लक्स पास कराना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा एमएमएफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एयर क्या इंसुलेटर है, ओके। फ्लक्स पास कर सकता है लेकिन उसमें आपको ज़्यादा एमएमएफ लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अदर मैग्नेटिक मटेरियल के। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि एयर गैप का जो एमएमएफ है वो बड़ा होगा आयरन के एमएमएफ से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीएच कर्व। ये हो गया सेकंड पॉइंट, सेकंड डिस्कशन। बीएच कर्व क्या होता है? बीएच कर्व तो वेरिएशन ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ अब सबसे पहले बीएच कर्व फॉर है ना, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया? जैसे एयर हो गया, वुड हो गया, जिसमें क्या होता है, म्यू आर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो आप क्या जानते हो, बी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू 0 म्यू आर इंटू एच। तो म्यू आर 1 है तो बी इज क्या होगा? म्यू 0 इंटू एच। तो म्यू 0 कॉन्स्टेंट है, हाँ, तो मतलब क्या होगा कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशंस क्या है, तो आप क्या बताओगे? स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे आप क्या पढ़ो, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। तो y क्या हो गया? b, x क्या हो गया? h, और m क्या हो गया? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये आपका x एक्सिस पे h है, y एक्सिस पे b है, ये पास करेगा ओरिजिन से और ये स्ट्रेट लाइन। तो फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH कर्व क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, सॉरी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के लिए है ना, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसमें म्यू आर कांस्टेंट नहीं होता है। तो आप जानते हो क्या हो कि बी इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू एच। ओके, तो बी जो नेचर होगा लीनियर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो बी एच कर्व क्या होगा? बी एच कर्व नॉन लीनियर होगा। किसके लिए? आपका मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। जैसे ये आपका क्या है? H है और ये आपका B है। तो लो फ्लक्स डेंसिटी के लिए ये क्या हो गया? इसका ग्राफ ये इस तरह से है। तो जैसे मान लो ये O और A, तो OA है ना, तो फॉर लो फ्लक्स डेंसिटी के लिए है ना, लो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के लिए ये क्या हो गया? कनकेव अप। उसके बाद क्या हो गया? ये म्यू आर क्या होता है? ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी में क्या हो गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा, मतलब ये लीनियर हो गया। ये हो गया कॉनकेव अप, इसके बाद लीनियर, उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉनकेव डाउन, है ना, कॉनकेव डाउन, जिसको हम नी ऑफ द कर्व भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये सैचुरेशन आ जाएगा ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सैचुरेशन। क्लियर। ये ग्राफ है आपका म्यू आर और ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका जो ग्राफ आएगा ये इस तरह जाएगा। ये जो ग्राफ है किसका? परमिएबिलिटी वर्सेस फ्लक्स डेंसिटी का। तो आपने क्या सीखा कि जो BH कर्व है वो क्या है? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने दो चीज़ बताया, BH कर्व एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो म्यू आर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू 0 इंटू एच, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच।
तो फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, लीनियरली वेरी करेगा किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH कर्व क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, दूसरी तरफ मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर क्या हो गया, कांस्टेंट होता है, क्योंकि म्यू आर क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें मैंने 3 चीज़ बताया मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फॉर लो फ्लक्स डेंसिटी के लिए क्या होगा कि ये कनकेव अप होगा, है ना, ये इस तरह इंक्रीज करेगा, ठीक है, OA क्लियर। उसके बाद क्या हो गया, म्यू आर कांस्टेंट होता है, मतलब ये लीनियरली वेरी करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा एच बढ़ाएंगे तो फिर ये कॉनकेव डाउन होगा, जिसको हम नी ऑफ द कर्व बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये और ज़्यादा एच बढ़ाओगे तो फिर ये सैचुरेट कर जाएगा। सैचुरेट करने का मतलब क्या हो गया, कितना भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, मतलब क्या हो गया कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में सैचुरेशन नहीं होता है, जबकि मैग्नेटिक मटेरियल में सैचुरेशन होता है ना। ये चीज़ ये भी हो गया कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में सैचुरेशन, नो सैचुरेशन, ठीक है, नो सैचुरेशन क्लियर। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, ये सैचुरेशंस भी होगा। और ये जो ग्राफ 2 है, ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्स डेंसिटी का। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। 3 चीज़ मैंने जो डिस्कस किया, फ्रिंगिंग और AT ऑफ एयर गैप इज ग्रेटर देन AT ऑफ आयरन मटेरियल, and the BH curve for magnetic material and non-magnetic material. Thank you.